गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण शक्ति जिसका नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के बारे में हम आज की कक्षा में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए अपनी पिछली कक्षाओं में न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन के शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। इसको प्राय इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? देखिए, मैं आपको उसके कुछ हिस्ट्री में बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, आप समझिए। आप सभी को पता है कि हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। हमारे देश में विधि निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के पास है कि देश में किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण करना है या हमारे देश के जो संविधान है उसमें संविधान में संशोधन करना है, ये शक्ति हमारी संसद के पास है। अर्थात इस मतलब जो भी संशोधन करना हो या कानून बनाना हो, इसकी शुरुआत करने की शक्ति हमारी पार्लियामेंट के पास है। तो आप कल्पना कीजिए कि कभी भी हमारे देश में आप न जाने कभी भी ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि मनुष्य है, विचारों में कभी भी उसमें बदलाव आ सकता है, हर समय एक जैसा रहेगा ये कोई कह नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी दल को बहुत बड़ा बहुमत के साथ सरकार बना लेता है, उसके पास दोनों सदन में पूर्ण बहुमत है और वो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करने लग जाए, हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करने लग जाए, यहाँ हमारे जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करने लग जाए, तो क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे? क्या हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि हम हमारी संसद की शक्ति को कुछ सीमित करें? यहाँ जो भी जिस प्रकार से संसद चाहे वैसे कानून का निर्माण करती रहे, क्या उस पर किसी प्रकार की रोक है या उसको किसी पर प्रतिबंध है क्या? ये सब कुछ समझने के लिए आज हम इस शब्द को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो संविधान है और संविधान के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही साथ हमने कुछ संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रावधानों को भी हमारे इस संविधान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल की तरह हमारी संसद को इतना सर्वोच्च भी नहीं बनाया है कि जो चाहे वो कर ले, और हमने अमेरिकी मॉडल, अध्यक्षात्मक मॉडल की तरह हमारे वहाँ पर जिस प्रकार से अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसके पास काफ़ी शक्ति है, उसी प्रकार से हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसको बिल्कुल पृथक रखकर, स्वतंत्र रखकर उसको काफ़ी शक्ति दी गई है, ताकि संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इस प्रकार से तालमेल बनाते हुए अपने अपने संविधान में लिखित प्रावधानों के रूप अपना शासन कार्य जो भी है अपने प्रावधानों के अंतर्निहित रहते हुए काम करें। तो हमारे यहाँ पर हमने क्या किया है, अमेरिका से प्रभावित होकर, अमेरिका में जिस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ की न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसी को हमने हमारे देश में स्वीकार किया है। अर्थात हमारे देश की न्यायपालिका को हमने काफ़ी शक्ति से संपन्न बनाया है। हमारी न्यायपालिका के पास बहुत ही शक्ति है। इस शक्ति से संपन्न बनाते हुए हमने भी हमारे देश में इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। अब देखो, इसका जो मूल भाव है वो यही है कि संविधान की रक्षा कैसे हो सके और संविधान की कैसे सर्वोच्चता बनी रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जिस प्रकार से हमने जो संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और जिस प्रकार से शक्तियों का वितरण है और हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है, जो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप कुछ व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है और कुछ व्यवस्था जो संसदीय व्यवस्था के अनुरूप है, इन दोनों का ऐसे तालमेल ताकि हमारे देश की शासन व्यवस्था में एक प्रकार से नियंत्रण और संतुलन, बैलेंस और कंट्रोल की व्यवस्था बनी रहे। जो स्ट्रक्चर हमने एक्सेप्ट किया है उसमें ये सब कुछ उसमें अंतर्गत समाहित किए गए हैं। तो आपको मैं स्पष्ट करता हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है?
हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। ये शक्ति है, ये संविधान के मूलभूत ढांचे में या मूलभूत स्ट्रक्चर में शामिल है। इसलिए ये कोई अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको कहें कि ये क्या शक्ति है, ये हमारे संविधान का मूलभूत हिस्सा है। अब देखिए, हमारे संविधान की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? हमारे न्यायपालिका के पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। अर्थात हमारे संविधान की व्याख्या, जब भी किसी प्रकार के संविधान में कोई अंतर्निहित प्रावधान है, बिंदु है, उसकी व्याख्या करनी है तो कौन करेगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी, हमारा सर्वोच्च अदालत करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की रक्षा, ये दोनों जिम्मेदारी उसके पास है। कोई भी हमारे संविधान के साथ तोड़फोड़ नहीं कर सकता। संविधान को उल्लंघन या संविधान का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, ना तो संसद कर सकती है और न ही हमारी राज्य की सरकारें कर सकती है, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? हमारी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो देखिए, ये समझ के हम कि हमारे संविधान की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो अभी न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि इस देश में, हमारे देश में संविधान में कोई संशोधन करना हो या किसी प्रकार की विधि का निर्माण करना हो, ये सब जो भी होते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर किया जाता है। ऐसा संविधान से बाहर हटकर काम नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे यदि संघीय मतलब हमारी केंद्र सरकार, संघ सरकार या राज्य विधानमंडल हमारी राज्य सरकार है, इनके द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है। पहला आपको महत्वपूर्ण समझना है कि यहाँ तो केंद्र सरकार या राज्यों की राज्य सरकार है, अगर ये हमारे संविधान का अतिक्रमण करती हैं, अर्थात हमारे संविधान का उल्लंघन करती हैं, या फिर ये अपनी सीमाओं से बाहर कानूनों का निर्माण करते हैं, यानी जो इनकी सीमाएं संविधान में हैं उस सीमाओं से भी बाहर जाकर वो कानून का निर्माण करती हैं, या फिर हम भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानूनों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी प्रत्येक विधि को या ऐसे किसी कार्य को हमारी सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैधानिक घोषित कर देगा। यह कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन। बात समझ में आई आपको? महत्वपूर्ण बात है, समझनी है कि कोई भी कानून बना है उस कानून का एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। रिव्यू करके ये जानेगा कि ये संसद ने या राज्य सरकार ने जो कानून बनाया क्या ये वास्तव में हमारे संविधान के खिलाफ तो नहीं है, या अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कानून तो निर्माण नहीं किया है, या फिर हमारे मौलिक अधिकारों को छीन तो नहीं रहा है, या मौलिक अधिकारों में कटौती तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर कर रहा है तो उसी समय तत्काल प्रभाव से उसको वहीं खत्म कर देगा, वो इसको समाप्त कर देगा। समाप्त करने के बाद उसको अवैध घोषित कर देंगे, अवैधानिक घोषित कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे। ये ताकत कहलाती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात एक बार पुनः हमारी न्यायपालिका उसको जांचेगी कि संसद ने जो भी कानून बनाया है क्या वास्तव में सही है या नहीं है, क्या वो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्या हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रहा है। इन सबको जांचने का काम कौन करेगी? हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी। यह कहलाती है हमारी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, अर्थात हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की पावर। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से स्वीकार की है? ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका से हमने ये व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ताकि कभी भी ऐसे किसी भी परिस्थिति में हमारी संसद ऐसा कोई भी कानून निर्माण नहीं कर सकती हो जिससे हमारे संविधान का उल्लंघन होता हो, अतिक्रमण होता हो। यहाँ पर ऐसा कोई कानून का निर्माण भी नहीं कर सकती है जो संविधान में लिखित प्रावधानों का या उससे भी बाहर के क्षेत्र में हो, या फिर हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करे। इन सब कार्यों को बारीकी से जांचने का काम कौन करेगा? हमारे सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको रद्द कर दिया जाएगा, अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह कहलाती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। समझ में आ गया? अब देखो, अब आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि हमारे संविधान में कहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों का जब अध्ययन कर रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के जो अलग अलग उपखंड हैं
उसमें हमने 13(2) के बारे में अध्ययन किया था, याद है आपको? हमने 13(2) में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये समझा था कि यदि राज्य को ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। बात स्पष्ट है। ये पूरा हमारे सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि बनाता है, जैसा कोई भी कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या मौलिक अधिकारों को छीनने का काम करता है, तो उस विधि को उस मात्रा तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस मात्रा तक वो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसको हस्तक्षेप करता है। समझ में आ गई? तो ये इस प्रकार से 13(2) से हमें एक प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमारे संविधान से हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आर्टिकल 32 भी आपने देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रीटें, जिसमें हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण कार्यों में रीट अधिकारिता क्षेत्र में। और जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे उस समय भी हमने स्पष्ट किया था कि 5 प्रकार की रीटों के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 131, 132, 133, जिसमें भी इस प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त, जिसमें आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो अपील की जाती हैं, जो अपीली क्षेत्राधिकार है वो इसके अंदर समाहित है। तो आप देख सकते हैं कि इन अनुच्छेदों के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आंशिक रूप से अनुच्छेद 246 में भी मिली हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण 13 और 32 और 131, 132, 33 में हम समझ सकते हैं कि इन अनुच्छेदों से हमारे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली हुई है। स्पष्ट हुआ? अब हम ये समझते हैं कि भारत में इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। अलग अलग स्टेज में, अलग अलग चरण में इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसको अलग अलग भारत की आज़ादी के बाद से, संविधान के लागू होने के बाद से इसको अलग अलग कालक्रम में हम देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला चरण है वो है 1950 से 1966 तक का। इस काल में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया है। तो देखिए, पहले काल 1950 से 66 तक का, कि इस काल के दौरान हमारे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु विनम्र रूप से, बहुत ही विनम्र रूप से। देखिए, अनुच्छेद 368 से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है को अपनी न्यायिक शक्ति की तुलना न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से प्राथमिक माना। देखिए, ये जो 1950 और 66 का काल है, इस दौरान हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत ही विनम्र रूप से किया, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है और 368 द्वारा जो भी संविधान में संशोधन करने की शक्ति को अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की तुलना में प्राथमिक माना। इसका मतलब ये माना कि 368 से किसी प्रकार का संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू से की तुलना में बहुत प्राथमिक है। यानी महत्वपूर्ण किसको माना? 368। इसको प्राय इसके साथ शामिल नहीं किया गया। मूल रूप से प्राइमरी किसको माना गया? 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधन। समझ सकते हैं आप? क्योंकि इसमें एक ये बात भी जरूर थी, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना, तो उस समय कई प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं थी। ठीक है, तो इन चुनौतियों से समाधान करने के लिए सरकार को कुछ क्रांतिकारी, कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने जरूरी थे। अब उसमें अगर हर समय सुप्रीम कोर्ट उसमें आड़े आए तो फिर ये काम जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण थे वो काम बाधित होते, तो ये एक प्रकार से प्रगति में थोड़ी समस्या आती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जैसे हमारे आप समझते हो जितने भी ये भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए थे, भू सुधार से संबंधित जो कानून बनाए गए थे, आपको पता है कि 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया था, और 9वीं अनुसूची का निर्माण करके इन सभी कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करके जुडिशियल रिव्यू से मुक्त किए थे। तो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं हो सकते, क्योंकि जो 368 के तहत काम होता है वो इस न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति से प्राथमिक है, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि वो काम भी जरूरी थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहले चरण में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही उदार तरीके से, विनम्र रूप से इस शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जो दूसरा चरण है 1967 से 70 का, यानी 3 वर्ष में बहुत बड़े संघर्ष का दौर शुरू हो गया। किसके? सुप्रीम कोर्ट और हमारी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य।
यानी समझ सकते हैं कि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू शक्ति का सक्रिय और आक्रामक रूप से प्रयोग किया और इसके सामने संसद हमारी कमज़ोर साबित होने लगी या कमज़ोर नजर आने लगी। आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण केस था 1967 में गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ ने ये घोषणा की कि संसद मूल अधिकारों में किसी तरह का कोई भी मतलब संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात मूल अधिकारों को किसी तरह से कम नहीं किया जा सकता था। ठीक है, फिर आपको पता है इसके बाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश था उसको भी संपत्ति के मूल अधिकार के अतिक्रमण के आधार पर रद्द कर दिया था और जिसके तहत आपको पता है प्रीवी पर्सों का उन्मूलन किया था। राजा रजवाड़े के जो भी थे उन सभी से जो अपने बैंक थे उनका सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उनको कहा था कि आपको कुछ प्रीवी पर्स के माध्यम से कुछ आपको सहायता प्रदान की जाएगी, उनका भी उन्होंने उन्मूलन किया। तो ये सब प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में, क्योंकि आपको पता है इस समय संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था और किसी की भूमि पे या किसी और भी कहे तो सब संपत्ति आती है, तो इसके आधार पर हमारे इस सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए गोलकनाथ फैसले में स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च मतलब जो हमारी जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को किसी तरह से कम नहीं कर सकती, ये पूरा पूरा उसको अधिकार दिया गया था। तो मतलब एक प्रकार से संसद की शक्ति को बहुत ही सीमित कर दिया गया। ठीक है, अगला जो तीसरा चरण देखते हैं 1971 से 76 का काल। इसमें क्या होता है, इस दौर में भी सुप्रीम कोर्ट और संसद के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रही, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से संसद को संविधान संशोधन करने की असीम शक्ति दे दी। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू था, पुनरावलोकन की शक्ति थी, उसको भी सीमित कर दिया गया था। अब इसको भी चैलेंज होना ही होना था। जब इसको चैलेंज किया था तो 1973 में केशवानंद भारती के मामले में अपना ये निर्णय दिया और निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकती। संसद कहने का तात्पर्य कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ये तीसरे चरण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था केशवानंद भारती मामले में। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट हमारी और संसद के मध्य जोरदार की एक संघर्ष का दौर चल रहा है। अगला जो था वो था चौथा चरण, जिसमें 1977 से वर्तमान तक देखते हैं कि इस दौर में स्पष्ट हो गया कि जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचे में शामिल है। अर्थात उन्होंने ये कह दिया कि केशवानंद भारती में स्पष्ट कहा था कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य अब ये मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा एक नई अवधारणा के तौर पर आ गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है और क्या क्या नहीं है, और फिर ये भी कह दिया कि जरूरी नहीं कि आज हम बताते हैं वही अंतिम है, समय के साथ और भी हम अलग अलग जो भी फैसले होंगे उसमें बताते रहेंगे कि संविधान में क्या क्या मूल ढांचे में शामिल है। तो अब देखते हैं कि जो 1980 में मिनर्वा मिल्स जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी हमारे संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। अब सोचो, अब क्या इसको समाप्त किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। फिर 1981 के वामन राव मामले में भी स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम या आदेश 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट उनका भी पुनर्विलोकन कर सकेगा। फिर 1997 में एल चंद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, जो भी विधि उसे छीनती है उसे उस सीमा तक अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वर्तमान दौर तक यानी लगभग 90 के दशक तक या 2000 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने विभिन्न जो भी निर्णय दिए गए उसमें सभी में ये जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है उसको अपनी एक महत्वपूर्ण संविधान के मूल ढांचे में इसको शामिल करके स्पष्ट किया गया कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को भी सीमित नहीं किया जा सकता। ये भी हमारे संविधान का मूल आधारभूत हिस्सा है या उस आधारभूत ढांचे का एक हिस्सा है, उसका भाग है, इसको सीमित नहीं किया जा सकता। तो देखिए आप, ये मैंने आपको अलग अलग स्टेज में बताया कि हमारी स्वतंत्रता के बाद से इस शक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से प्रयोग किया है तथा संसद ने भी इंदिरा गांधी के दौर में किस प्रकार से उसको सीमित या नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। अब आपका निष्कर्ष के तौर पे यही कह सकते हैं कि
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे संविधान का मूलभूत हिस्सा है और आज उसके साथ उसमें समाहित है। तो ये हमने आज की कक्षा में एक न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में स्पष्ट किया।